अब बात करते हैं शंकुधारी वनों के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों में भव्य शंकुधारी वन पाए जाते हैं। तो पहले तो इस लाइन को समझते हैं, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों 50 से 70 डिग्री के मध्य भव्य शंकुधारी वन पाए जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, जैसे कि मान लो ये है हमारी पृथ्वी, मान लीजिए, मानने में क्या जाता है, और ये है 0 डिग्री जो कि भूमध्य रेखा है। तो अब आप अक्षांश खींचे, देखिए उत्तरी गोलार्ध की बात कही है तो सिर्फ हम उत्तरी गोलार्ध में देखेंगे। ये है उत्तरी गोलार्ध, तो आप रेखा खींचिए, मान लीजिए ये है 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश, मान लीजिए 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, और ये है 70 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तो ये जो इनके बीच का क्षेत्र होगा, यहाँ पर पाए जाते हैं, इन क्षेत्रों में पाए जाते हैं शंकुधारी वन पाए जाते हैं। समझ गए आप? चलिए, जैसे रशिया का बहुत सारा क्षेत्र हो गया, रूस का जो क्षेत्र है, जो भी 50 से 70 डिग्री के बीच में है उत्तरी अक्षांश, उत्तरी गोलार्ध में, तो उसमें शंकुधारी वन पाए जाते हैं। इन्हें टैगा भी कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? टैगा भी कहते हैं। ये वन अधिक ऊंचाइयों पर भी पाए जाते हैं। इन्हीं वृक्षों को सलीमा ने हिमालय में प्रचुर मात्रा में देखा था। यानी ऊंचाइयों पर भी पाए जाते हैं, यानी अधिक उच्च अक्षांशों पर भी पाए जाते हैं, और ये ऊंचाइयों पर भी पाए जाते हैं, यानी पहाड़ों पर भी पाए जाते हैं। ठीक है। अच्छा, पहाड़ों पर क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि वहाँ भी बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, और इन अक्षांशों पर भी तो ठंड पड़ती ही है, आप जानते ही हैं। ठीक है। तो ये लंबे नरम काष्ठ वाले सदाबहार वृक्ष होते हैं। कैसे वृक्ष होते हैं? लंबे होते हैं, नरम काष्ठ वाले सदाबहार वृक्ष होते हैं। इन वृक्षों में काष्ठ का उपयोग लुगदी बनाने के लिए किया जाता है। ये सामान्य तथा अखबारी कागज बनाने के काम आती है। नरम काष्ठ का उपयोग माचिस एवं पैकिंग के लिए, बक्से बनाने के लिए भी किया जाता है। चीड़, देवदार आदि इन वृक्षों के मुख्य पेड़ हैं। ठीक है। तो चीड़ किस प्रकार का वृक्ष है? शंकुधारी वृक्ष है। या देवदार का वृक्ष कैसा है? शंकुधारी वृक्ष है। तो ये सब कहाँ पाए जाते हैं? या तो उच्च अक्षांशों में पाए जाते हैं, या फिर अत्यधिक ऊंचाई पर पाए जाते हैं। ठीक है। यहाँ सामान्यतः रजत लोमड़ी, मिंक, ध्रुवीय भालू जैसे जानवर पाए जाते हैं। ठीक है। कहाँ? शंकुधारी वनों में। अब यहाँ पे लिखा हुआ है, रूसी भाषा में टैगा का अर्थ है शुद्ध या अनछुआ। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ चित्र दिया गया शंकुधारी वनों का। ये देखिए शंकुधारी वनों का एक चित्र ये है, और हिमाच्छादित शंकुधारी वन, और हिमालय में बर्फ से ढके हुए शंकुधारी वन। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, घास स्थल के बारे में जानते हैं। तो कोई चित्र तो नहीं छूटा, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोगों ने देखा था कि प्राकृतिक वनस्पति 3 प्रकार के वर्गीकृत किया जा सकता है, 3 प्रकार से। तो हम लोगों ने वनों के बारे में देख लिया। अब जानते हैं घास स्थल के बारे में। तो सबसे पहले उष्ण कटिबंधीय घास स्थल। कटिबंध तो आप जान ही गए हैं। तो ये वन भूमध्य रेखा के किसी भी तरफ उग जाते हैं, और भूमध्य रेखा के दोनों ओर से उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों तक फैले हैं। ठीक है। कौन से? उष्ण कटिबंधीय घास स्थल। यहाँ वनस्पति निम्न से मध्य वर्षा वाले क्षेत्रों में पैदा होती है। यह घास काफ़ी ऊंची, लगभग 3 से 4 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ सकती है, यानी काफ़ी ऊंची हो जाती है। 3 से 4 मीटर ऊंची घास, समझ रहे हो आप? काफ़ी ऊंची घास। अफ्रीका का सवाना घास स्थल इसी प्रकार का है। तो अफ्रीका का जो सवाना घास स्थल है वो किस प्रकार का घास स्थल है? उष्ण कटिबंधीय घास स्थल है। कौन सा? अफ्रीका का सवाना। पूछा जाता है सवाना घास स्थल कहाँ है? अफ्रीका में है। सामान्य रूप से उष्ण कटिबंधीय घास स्थल में हाथी, जेवरा, जिराफ, हिरण, तेंदुआ आदि जानवर पाए जाते हैं। तो कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं उष्ण कटिबंधीय घास स्थल में? हाथी है, जेवरा है, जिराफ है, हिरण है और तेंदुआ है। ऐसे जानवर पाए जाते हैं। ये एक चित्र दिया गया है उष्ण कटिबंधीय घास स्थल का। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब है शीतोष्ण घास स्थल। ये कहाँ पाए जाते हैं? ये मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों, अब जैसे कि इनका नाम ही है शीतोष्ण घास स्थल, तो ये कहाँ पाए जाएंगे? ये मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों और महाद्वीपों के भीतरी भागों में पाए जाते हैं। यहाँ की घास आमतौर पर छोटी एवं पौष्टिक होती है। शीतोष्ण प्रदेशों में सामान्यतः जंगली भैंस, बाइसन, एंटीलोप आदि पाए जाते हैं। ठीक है। तो अब बात करते हैं कटीली झाड़ियों के बारे में। ये चित्र दिया गया जिराफ के बारे में, जो कि आपने देखा ही होंगे। तो कटीली झाड़ियाँ शुष्क रेगिस्तान जैसे प्रदेशों में पाई जाती हैं।
उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर पाए जाते हैं। तो उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान कहाँ पाए जाते हैं? महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर पाए जाते हैं। तीव्र गर्मी एवं बहुत कम वर्षा के कारण यहाँ वनस्पतियों की कमी रहती है। विश्व के मानचित्र पर रेगिस्तानी प्रदेश को चिन्हित करें। क्या आप भारत के बड़े रेगिस्तान का नाम बता सकते हैं? जो कि है थार। ठीक है, बता ही सकते हैं आप, थार का जो मरुस्थल है। रेगिस्तान के कुछ जानवरों के नाम बताएं जिन्हें आप पहले जान चुके हैं। तो आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी दी गई है जिसे मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर नोट कर लें। इस चैप्टर में काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारी है ये। विभिन्न प्रदेशों में घास स्थल विभिन्न नामों से जाने जाते हैं। तो एक तरफ आप लिख लीजिए स्थान और आगे लिख लीजिए घास स्थल, यानी कौन से स्थान पर कौन सा घास स्थल पाया जाता है। ये सभी यहाँ पर जो है पहले उष्णकटिबंधीय घास स्थल हैं। तो इससे आपको याद रहेगा कि कौन कौन से उष्णकटिबंधीय हैं। अच्छा, कटिबंध के हिसाब से तो आप अनुमान लगा ही सकते हो। चलिए, उष्णकटिबंधीय घास स्थल में जैसे पूर्वी अफ्रीका में कौन सा पाया जाता है? सवाना पाया जाता है घास स्थल। ये घास स्थल का नाम है सवाना। कंपोज कहाँ पाया जाता है? ब्राज़ील में पाया जाता है। लानोस कहाँ पाया जाता है? वेनेजुएला में पाया जाता है। तो इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल अर्जेंटीना में पाया जाता है पैम्पास, उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है प्रेयरी, दक्षिणी अफ्रीका में पाया जाता है वेल्ड, मध्य एशिया में पाया जाता है स्टेपी और ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है डॉन। ठीक है, घास स्थल। इन सबको आप नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और चाहे तो इसका स्नैपशॉट ले लीजिए यहाँ से। चलिए अब आगे देखते हैं। यदि आप ध्रुवीय प्रदेश में जाएंगे तो वह स्थान आपको अत्यधिक ठंडा मिलेगा। यहाँ बहुत सी सीमित प्राकृतिक वनस्पति मिलती है, यानी बहुत ना के बराबर मिलेगी आपको, बहुत कम मिलेगी। यहाँ केवल काई, लाइकेन एवं छोटी झाड़ियाँ पाई जाती हैं। क्या क्या पाया जाता है? काई, लाइकेन एवं छोटी झाड़ियाँ पाई जाती हैं। कहाँ? ध्रुवीय प्रदेशों में। ये अल्पकालिक ग्रीष्म ऋतु के दौरान विकसित होती हैं। इसे टुंड्रा प्रकार की वनस्पति कहा जाता है। किस प्रकार की वनस्पति कहा जाता है? टुंड्रा प्रकार की वनस्पति, यानी ध्रुवीय प्रदेशों की जो वनस्पति है उसको क्या कहा जाता है? टुंड्रा प्रकार की वनस्पति। ये वनस्पतियाँ यूरोप, एशिया एवं उत्तरी अमेरिका के ध्रुवीय प्रदेशों में पाई जाती हैं। यहाँ के जानवरों के शरीर पर मोटा फर एवं मोटी चमड़ी होती है जो उन्हें ठंडी जलवायु में सुरक्षित रखते हैं। तो मोटी चमड़ी इसलिए होती है, नेचर ने, प्रकृति ने उनको इस प्रकार से बनाया है ताकि वो उस वातावरण में, उस प्राकृतिक जलवायु में रह सकें वो। ठीक है, यहाँ पाए जाने वाले कुछ जानवर हैं जैसे कि सील हो गया, वालरस हो गया, कस्तूरी बैल हो गया, ध्रुवीय उल्लू है, ध्रुवीय भालू है और बर्फीली लोमड़ी। ये सब कहाँ पाए जाते हैं? ध्रुवीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ध्रुवीय प्रदेशों में। आगे बढ़ते हैं। सलीमा के पिता ने उसे कुछ घने वनों के चित्र दिखाए। कुछ चित्रों में सलीमा ने देखा कि लोग वृक्षों को काटकर वनों को साफ कर रहे हैं। उसके पिता ने बताया कि स्थानीय लोग कृषि एवं आवास के लिए स्थान चाहते थे, इसलिए उन्होंने वनों को साफ कर दिया। सलीमा सोचने लगी कि अगर वनों को साफ कर दिया जाता है तो वन्य जीव कहाँ जाएंगे? क्या वे वन पुनः वैसे ही बन पाएंगे? अगर लोग इसी प्रकार पेड़ों को काटते रहे तो भविष्य में पर्याप्त ऑक्सीजन, जलवाष्प, लकड़ी, फल, मेवे आदि मिल पाएंगे? तो ये सब कुछ क्वेश्चन मन में आए। यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं। वालरस कैसा होता है? ये देखो, बड़े बड़े दांतों वाला एक जंतु है। ध्रुवीय भालू यानी पोलर बियर ये है, और नीचे दिया गया सील एक। ठीक है, ये सब जंतुओं के कुछ इंपॉर्टेंट चित्र हैं। तो क्या आप सलीमा से सहमत हैं? जी बिल्कुल सहमत हैं। अपने दोस्तों के साथ वनस्पति एवं प्राणी जगत की विविधता में हो रही कमी पर चर्चा करें। इसके संरक्षण के बारे में कुछ सुझाव दें। तो दोस्तों, ये चैप्टर समाप्त हो गया है और बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी हम लोगों ने यहाँ पर देखी है। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए गए जिनको आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं अगर आपने ध्यान से देखे होंगे और नोट्स बनाए होंगे। तो वनस्पतियों का विकास किन दो कारकों पर निर्भर करता है? अभी हमने ऊपर देखा, तापमान पर निर्भर करता है, टेम्परेचर पर, और वर्षा पर निर्भर करता है। ठीक है, प्राकृतिक वनस्पतियों की तीन मुख्य श्रेणियाँ कौन कौन सी होती हैं? अभी हमने देखा प्राकृतिक वनस्पति की तीन मुख्य श्रेणियाँ कौन कौन सी होती हैं। पहली होती है वन, दूसरी होती है घास स्थल और तीसरी होती है कंटीली झाड़ियाँ। ठीक है, तो लिख सकते हो आप। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के दो दृढ़ काष्ठ वाले पेड़ों के नाम बताइए। ठीक है, तो इसको आपने नोट किया होगा, कौन कौन से हैं आप बता सकते हो, कमेंट बॉक्स में बताइएगा।
कि अगर आपने ध्यान से देखा है तो विश्व के किस भाग में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये भी लिख सकते हो। नींबू वंश सिट्रस के फल किस जलवायु में उगाए जाते हैं, जो कि हमने देखा था भूमध्य सागरीय जलवायु में। शंकुधारी वन के कोई 4 उपयोग बताइए। ठीक है, उसके बाद है विश्व के किन भागों में मौसमी घास स्थल पाए जाते हैं, तो ये सब आप कर सकते हो। अब है यहाँ पर सही गलत विकल्पीय। काई एवं लाइकेन पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, टुंड्रा वनस्पति में। अभी अभी हमने देखा ध्रुवीय प्रदेशों में टुंड्रा वनस्पति में काई एवं लाइकेन पाए जाते हैं। कांटेदार झाड़ियाँ मिलती हैं, कहाँ मिलती हैं, गर्म एवं शुष्क रेगिस्तानी जलवायु में। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन। अगला है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का एक सामान्य जानवर है, किस प्रकार का, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का। ऊंट तो होगा नहीं क्योंकि रेगिस्तान में पाया जाता है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में, इसको आप देख लीजिए, बंदर या जिराफ में से है। अगला है शंकुधारी वन की एक महत्वपूर्ण वृक्ष प्रजाति क्या है, शंकुधारी वन। ठीक है, जो कि है चीड़। अगला है स्टेपी। स्टेपी घास स्थल पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, स्टेपी पाए जाते हैं मध्य एशिया में पाए जाते हैं। ठीक है, अभी हम लोगों ने ऊपर देखा था स्टेपी घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं, मध्य एशिया में। चलिए, तो अब ये मैचिंग वाला है, ये भी आप कर सकते हो बहुत आसानी से, ध्यान से देख लीजिए वीडियो पॉज करके। और दोस्तों, ये चैप्टर हमारा समाप्त हो गया। कैसा रहा?